दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS जीके जीएस स्टडी में। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको मिलेंगे 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न जो कि हमने रेलवे और एसएससी एग्जाम से लिए हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस क्लास को अपने ज़रूरतमंद मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेशन में जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त बना सकें। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे जीके जीएस के बहुत ही बिंदास प्रश्न जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको वैसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी। बताइएगा ज़रा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनता है। और ध्यान रहे यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हल्दिया से प्रयागराज तक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। बताइएगा ज़रा और कमेंट भी करिए भाई और बताइएगा ज़रा कमेंट करके। तो हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जाता है। और ध्यान रहे यह जलमार्ग पश्चिम बंगाल से प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश तक जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बताइएगा ज़रा क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। तो भारत राज्य में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। और ध्यान रहे तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। और ध्यान रहे लिग्नाइट कोयला एक निम्न गुणवत्ता वाला भूरे रंग का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 40% से 55% तक होती है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में होता है तो आपको बताना है झारखंड। तो इतना तो दोस्तों आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? लाल सागर, सफ़ेद सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर। बताइएगा ज़रा। अरे भाई कमेंट वगैरह कीजिए हाँ, और बताइएगा ज़रा हमें कि क्या रहने वाला इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से लाल सागर अलग करता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रहे लाल सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग तो करता है लेकिन स्वेज जलसंधि और लाल सागर को भूमध्य सागर से भी जोड़ता है। तो इतना भी आपको याद और करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। पाँचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइएगा ज़रा। तो वर्ष 2022 तक भारत जो है वो गेहूं के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और ध्यान रहे पूरे संसार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन देश में किया जाता है और भारत जो है वो 2022 तक दूसरे स्थान पर रहा है। और आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि गेहूं उत्पादित करने वाले प्रमुख देशों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है चीन, भारत, USA, फ्रांस, तुर्की, जर्मनी, यूक्रेन, कनाडा और पाकिस्तान आदि देश शामिल हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। क्या भाई लाइक का बटन दबाना भूल रहे हो? हैं अच्छी बात नहीं है। तो चलिए फटाफट सेशन को लाइक कीजिए और अपने सभी ज़रूरतमंद मित्रों के पास वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन में जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। और अगर आगे भी इस तैयारी को जारी रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? हनुमानगढ़, उदयपुर से, चूरू से, मेहरगढ़ से। बताइएगा ज़रा। तो स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। और ध्यान रहे यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणी बस्ती मेहरगढ़ है। यह लगभग 7000 ईसा पूर्व की है। और इसको भी याद कर लीजिएगा यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा के मैदान मानव बस्ती प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले हैं? बागोर से, कालपी से, आदमगढ़ से, टेरी से। बताइएगा ज़रा फटाफट कमेंट भी कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है।
तो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कालपी से मिले हैं और कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत कहाँ से हुई थी? श्रावस्ती से, वैशाली में, कुशीनगर में, राजगृह में? बताइएगा जरा। तो बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत वैशाली से हुई थी और गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश देना प्रारंभ किया था और संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला महाप्रजाति गौतमी थीं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया था। 600 ईसा पूर्व, 2400, 3500, 1200? बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट भी कीजिए और बताइएगा कि आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं या नहीं। तो मौर्य साम्राज्य काल में कुछ समय पूर्व लगभग 2400 ईसा पूर्व विशाल दीवार का निर्माण कराया गया था और ध्यान रहे यह चीन की महान दीवार का निर्माण हुड़ों के आक्रमणों को रोकने हेतु चीन के उत्तरी सीमा पर हुआ था और जिसकी लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, पाली, संस्कृत, अरबी? बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई थी और इसका अन्य नाम जहांगीर नामा है। तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में रचित जहांगीर की आत्मकथा थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से, 1 अप्रैल 2017 से, 1 अप्रैल 2016 से, 1 मई 2016 से? बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था और ध्यान रहे यह जीएसटी है। अब आया समझ में या नहीं? क्या भाई अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो गलत बात है। तो सेशन को लाइक कीजिए और फटाफट इसको आगे बढ़ाइए। और सब्सक्राइब कौन करेगा? हाँ, आप ही को करना है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? यह एक बृहद आर्थिक अवधारणा है, यह एक प्रवाह अवधारणा है, यह हमेशा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में ही शामिल है? बताइएगा ज़रा। तो दोस्तों यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में ही शामिल किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक? बताइएगा ज़रा दोस्तों, फटाफट कमेंट भी कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी भारतीय स्टेट बैंक 100 बैंकों में शामिल है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विवगयोर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? पीले की, हरे की, बैंगनी की या फिर लाल की? बताइएगा ज़रा। तो दोस्तों विवगयोर के लाल रंग में प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है और ध्यान रहे यह कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और वहीं कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तथा अपवर्तनांक में सबसे कम होती है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और वहीं बैंगनी रंग की बात करें तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत की पहचान करता है? वायरोमीटर वायुमंडलीय दाब यंत्र, एकदम सही बात है। अल्टीमीटर की ऊंचाई मापक यंत्र, एकदम सही बात है भाई। कैथोरोमीटर दूरी और ऊंचाई की मापक यंत्र है, बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई गलत बात ही नहीं है। गैल्वेनोमीटर, अच्छा यहीं पे गलती है। हाँ, तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यही एक गलत है, बाकी सब सही है अपनी जगह पे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज, मैनोस, ग्लूकोज? बताइएगा ज़रा। तो ग्लाइकोजन की एकलक इकाई ग्लूकोज है और ध्यान रहे यह ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों की कोशिकाओं में बनता है और यह संग्रहित होता रहता है। चलते हैं एक प्रश्न नंबर 17 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर 17।
समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड? बताइएगा ज़रा, और कमेंट भी करते रहिए आप लोग। तो समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा घुली रहती है और इसका सूत्र NaCl होता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? कुष्ठ, इबोला, मलेरिया या फिर जलांतक यानी रेबीज? बताइएगा ज़रा। तो इनमें से कुष्ठ जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल रोग है, और ध्यान रहे यह रोग जीवाणुओं में ही होता है और जिसमें इसकी त्वचा सफ़ेद रंग की हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नालियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? 4, 5, 1 या फिर 2? बताइएगा ज़रा। तो दोस्तों, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में 2 पथ होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, जाइलम जो होता है वह पौधों में जल को संवहन करता है, और जो फ्लोएम होता है वह पौधों में भोजन को संवहन करता है। और इसको याद करने के लिए आपको एक जुगाड़ बताएं। जैसे जाइलम से आपको याद रखना है जल, यानी जाइलम मतलब जल, और फ्लोएम का मतलब होता है फल, यानी यह पौधों में भोजन पहुंचाता है। तो इसको भी आपको इस तरीके से याद रखना है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 20 की तरफ। देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी फोम का एक उदाहरण है? चीज, कुहासा, स्पंज या फिर मक्खन? बताइएगा ज़रा। तो इनमें से कोलाइडी फोम का उदाहरण स्पंज है। और भी आपको ध्यान रखना है कि फोम एक प्रकार का कोलाइडी है जो ठोस या द्रव या फिर गैस के बुलबुले फंसने से प्राप्त होता है, जैसे कि शेविंग क्रीम, रबर, स्पंज आदि कोलाइडी फोम के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, ये थे आज के क्लास के 20 बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न। और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो आगे भी तैयारी को रखना है जारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा भाई, और अपने ज़रूरतमंद मित्रों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही ज़बरदस्त बनाते रहिए। धन्यवाद।